सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी SH1 में सामान्य हिंदी की श्रृंखला में। आज हम लिपि को समझेंगे कि लिपि क्या है, लिपि की परिभाषा समझेंगे, ठीक है। और भारत की प्राचीन लिपियां देखेंगे, ठीक है। ब्राह्मी लिपि का विकास कैसे हुआ, देवनागरी लिपि का नामकरण कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, ठीक है। ये सब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। और इससे पहले हमने हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियों को समझा था, ठीक है, कि उपभाषाएं कितनी हैं, बोलियां कितनी हैं, ठीक है। अपने भारत में कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं तथा 18 बोलियां हैं, ठीक है। आज की वीडियो में हम लिपि को समझेंगे, लिपि की परिभाषा समझेंगे, ठीक है। ब्राह्मी लिपि का विकास कैसे हुआ, देवनागरी लिपि का नामकरण विकास कैसे हुआ, इन सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम लिपि को देखते हैं, ठीक है। लिपि क्या है? लिपि किसी भाषा या ध्वनि को व्यक्त करने के लिए जिन संकेत जिस रूप में प्रयुक्त होते हैं उसे लिपि कहते हैं, ठीक है। किसी भाषा को हमने बोला, ठीक है, ध्वनि के माध्यम से हमने बोला, और उसको व्यक्त करने के लिए जो चिन्ह या संकेत जिस रूप में प्रयुक्त होते हैं उसे लिपि कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला कि राम खाना खा रहा है, ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? उसको जिस संकेतों में हम लिखेंगे, ठीक है, जिस अक्षर से हम लिखेंगे उसे हम क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और बौद्ध संहिता की संस्कृत पुस्तक, जो बौद्ध संहिता की संस्कृत पुस्तक है, उसमें ललित विस्तार में 64 लिपियों के नाम हैं। कितने लिपियों के नाम है ललित विस्तार में? 64 लिपियों के नाम हैं। हमारे देश के पुराने शिलालेख और सिक्कों पर 2 प्राचीन लिपियां पाई जाती हैं, ठीक है। जो हमारे पुराने शिलालेख हैं, सिक्के हैं जो पुराने, उसमें 2 प्रकार की लिपियां पाई जाती हैं, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि, ठीक है। ब्राह्मी लिपि के सर्वप्रथम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के पिपरावा के स्तूपों से प्राप्त होते हैं। जो ब्राह्मी लिपि है उसके सर्वप्रथम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के पिपरावा गांव के स्तूपों से प्राप्त होते हैं। और राजस्थान के अजमेर जिले में वड़वाली गांव के शिलालेखों से प्राप्त होते हैं। जो राजस्थान में अजमेर गांव है, वहाँ वड़वाली गांव के शिलालेखों से भी हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं ब्राह्मी लिपि के, ठीक है दोस्तों। अब समझेंगे कि ब्राह्मी लिपि का विकास कैसे हुआ, ठीक है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग भारत में 5वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 350 ईस्वी तक हुआ है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग भारत में 5वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 350 ईस्वी तक हुआ है, ठीक है। 350 ईस्वी के बाद यह 2 शैलियों में बट गई। जब 350 ईस्वी थी तभी यह ब्राह्मी लिपि 2 शैलियों में बट गई। पहली बन गई उत्तरी शैली और दूसरी बन गई दक्षिणी शैली, ठीक है। जिस शैली का प्रचार उत्तर भारत में हुआ वह उत्तरी शैली कहलाई। अब उत्तरी शैली क्या है? इस शैली का प्रचार उत्तर भारत में हुआ है, इसलिए यह उत्तरी शैली कहलाने लगी, ठीक है दोस्तों। और दक्षिणी शैली, इस शैली का प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा भारत के दक्षिण में हुआ है, इसलिए इसे दक्षिणी शैली कहा जाने लगा। इन्हीं दोनों शैलियों में भारत की अन्य लिपियों का विकास हुआ। जितनी भी भारत में लिपि पाई जाती हैं उन सभी लिपियों का विकास उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसके बाद देवनागरी लिपि भी ब्राह्मी लिपि से बनी है। इसका जन्म ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है।
देवनागरी लिपि का नामकरण कैसे हुआ इसको समझेंगे। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है। कुछ विद्वानों के अनुसार ललित विस्तार में वर्णित नाग लिपि के आधार पर इसका नाम नागरी पड़ा। ललित विस्तार में जो लिपियां दी गई हैं उसमें वर्णित नाग लिपि है। एक ललित विस्तार में एक नाग लिपि है, उसके आधार पर इसका नाम नागरी पड़ा। ठीक है। कुछ विद्वानों के अनुसार गुजरात में नागर ब्राह्मणों द्वारा प्रयोग किए जाने के कारण इसका नाम नागरी पड़ा। और कुछ विद्वान क्या बोलते हैं कि इसका गुजरात में नागर ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग किया गया, तो इसका नाम नागरी पड़ गया। ठीक है। और कुछ विद्वानों का मानना है कि इसका प्रयोग नगरों में होता था, अतः इसका नाम नागरी पड़ा। अब कुछ विद्वान कह रहे हैं कि इसका सबसे ज्यादा उपयोग नगरों में होता था, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ गया। ठीक है। और काशी को देवनगर कहा जाता है, वहां प्रचलित होने के कारण देवनागरी कहलाई। अब काशी को कौन सा नगर कहा जाता है? देवनगर कहा जाता है। ठीक है। वहां प्रचलित होने पर वहां सबसे ज्यादा इसका विकास हुआ, इसलिए इसे देवनागरी कहलाने लगी। ठीक है। और इसके बाद पंडित किशोरदास वाजपेयी के अनुसार देश की राष्ट्रभाषा किसी समय जो प्राकृत थी उसका नाम नागर था। वह नागर भाषा या नागरी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती थी उसे भी लोग नागरी कहने लगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से देवनागरी लिपि का नामकरण और विकास को समझा कि कैसे हुआ। ठीक है। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है, देवनागरी लिपि का प्रयोग। ठीक है, इसको भी हम समझेंगे। देवनागरी लिपि का प्रयोग, देवनागरी का सबसे पहले प्रयोग 7वीं से 8वीं शताब्दी। देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग 7वीं से 8वीं शताब्दी गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? गुजरात के राजा थे, कौन राजा थे? जयभट्ट के एक शिलालेख में हुआ है देवनागरी का सबसे पहले प्रयोग। कौन सी शताब्दी में? 7वीं से 8वीं शताब्दी में। ठीक है। और 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा इसका प्रयोग किया गया। 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा इसका प्रयोग किया गया। और 9वीं शताब्दी में इसका प्रयोग बड़ौदा के जो राजा थे ध्रुवराज, उनके द्वारा भी देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया 9वीं शताब्दी में। ठीक है। इसके बाद उत्तर भारत में 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के शासनकाल में इसका प्रयोग किया गया। हर्षवर्धन के शासनकाल में भी 7वीं शताब्दी में इसका प्रयोग किया गया। ठीक है। उत्तर एवं दक्षिण भारत में 7वीं शताब्दी में इसका प्रयोग एक साथ हुआ। जो उत्तर भारत है और दक्षिण भारत है, यहाँ दोनों जगह पर 7वीं शताब्दी में देवनागरी लिपि का विकास एक साथ हुआ, प्रयोग एक साथ हुआ यहाँ पर। ठीक है। 10वीं शताब्दी में देवनागरी का प्रयोग पंजाब, बंगाल और नेपाल, केरल तथा श्रीलंका में प्रयोग हुआ। और अंग्रेजों के समय मदन मोहन मालवीय के प्रयत्न से उत्तर प्रदेश की कचहरियों में देवनागरी का प्रयोग हुआ, तो बिहार में अयोध्या प्रसाद खत्री के प्रयत्न से, बिहार में कौन? अयोध्या प्रसाद खत्री के प्रयत्न से हुआ। ठीक है। बिहार में हुआ अयोध्या प्रसाद खत्री के प्रयत्न से कचहरियों में प्रयोग हुआ, तथा उत्तर प्रदेश की कचहरियों में पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयत्न से प्रयोग हुआ। कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस श्री शरद चरण मित्र ने सर्वप्रथम देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में
अपनाने को कहा था। सबसे पहले किसने कहा था राष्ट्रीय लिपि के रूप में अपनाने के लिए? कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस श्री शरद चरण मित्र ने कहा था। ठीक है, अब समझेंगे देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ। ठीक है, देवनागरी लिपि का विकास सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, उसके बाद कुटिल लिपि, कुटिल लिपि के बाद प्राचीन नागरी, फिर प्राचीन नागरी के बाद यह बन गई देवनागरी। ठीक है, इस प्रकार से ब्राह्मी लिपि का विकास होते गया। ठीक है, और नागरी लिपि का प्रयोग काल 8वीं से 9वीं सदी ईस्वी से आरंभ हुआ। 10वीं से 12वीं सदी के बीच इसी प्राचीन नागरी से उत्तरी भारत की अधिकांश आधुनिक लिपियों का विकास हुआ। इसकी दो शाखाएं मिलती हैं, पश्चिमी व पूर्वी। पश्चिमी शाखा की सर्वप्रमुख प्रतिनिधि लिपि देवनागरी लिपि है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने लिपि को समझा और भारत में कुल 22 लिपियां प्रचलन में हैं। ठीक है, कितनी लिपि हैं भारत में प्रचलन में? केवल 22 लिपि भारत में प्रचलन में है, जिसमें ब्राह्मी, खरोष्टी, गुप्त, कुटिल, देवनागरी, शारदा, बंगला, तेलुगु, कन्नड़, ग्रंथ, कलिंग, तमिल, बट्टलितु, मलयालम, गुरुमुखी, गुजराती, मैथिली, मोड़ी, कैथी, महाजनी और उर्दू और रोमन, ये सब भारत में प्रचलन में हैं। इस प्रकार से आज हमने लिपि को समझा। ठीक है, और सामान्य हिंदी की श्रृंखला में हम लगातार वीडियो को आगे बढ़ाते रहेंगे, आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि सभी को लाभ मिल सके। इसी श्रृंखला में हम वीडियो को प्रतिदिन आगे बढ़ाते जाएंगे और सामान्य हिंदी की श्रृंखला को आगे पढ़ते जाएंगे। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी SH1 को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करते समय घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, इसी भावना कामना के साथ सभी को जय हिंद।